नमस्कार दोस्तों। मैं एस के चौधरी, तैयारी विद एस के चौधरी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आया हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था एंडीज कोचिंग में जो सुबह और शाम दोनों बैच में इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, उसी का आपको वीडियो क्लास भी मिलेगी और आपको ऑफलाइन भी क्लास मिलती रहेगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आज से आपको प्रतिदिन भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास मिलेगी। तो आज क्लास में हम देखेंगे राजकोषीय नीति के बारे में कि राजकोषीय नीति है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि जो भारत सरकार के आय और व्यय उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो कोई भी पूछे कि राजकोषीय नीति का मतलब क्या है, तो आय और व्यय का प्रबंधन है। आय एवं व्यय का प्रबंधन क्या है? आय और व्यय का प्रबंधन है राजकोषीय नीति। इस राजकोषीय नीति को कौन जारी करता है? तो आपका भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय जारी करता है और यह है क्या? आय और व्यय का प्रबंधन करना। तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय कैसे करता है? तो अपने 5 विभागों के माध्यम से। कितने विभागों के माध्यम से? 5। एक है आपका आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा है व्यय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा आपका है वित्तीय विनिवेश विभाग, और 5वां है वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों के माध्यम से वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो क्लियर हो गया कि पहला चीज कि राजकोषीय नीति है क्या। तो आय व्यय के प्रबंधन की नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। दूसरा कि कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय से जारी करता है। वित्त मंत्रालय किन डिपार्टमेंट या विभागों की सहायता से जारी करता है? तो 5 विभागों की सहायता से। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है आर्थिक कार्य विभाग। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय नीति का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों राजकोषीय नीति को लाया जाता है। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक होगा इसका उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। क्या है? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। दूसरा है मूल्य स्थिरता लाना। मूल्य स्थिरता लाने का मतलब महंगाई पे कंट्रोल करना। ठीक है। और आय और व्यय का न्यायोचित वितरण हो सके। व्यय का न्यायोचित वितरण हो सके, इसी के लिए राजकोषीय नीति लाई जाती है। यानी जो जनता है, जो आम नागरिक है, उनको रोजगार देने के उद्देश्य से, महंगाई मूल्य स्थिरता लाने के उद्देश्य से, और आय व्यय जो किया जाए नागरिकों के लिए वो न्यायोचित हो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसी के लिए राजकोषीय नीति लाया जाता है। उद्देश्य क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे राजकोषीय नीति की उपकरण क्या है।
तो राजकोषीय नीति के उपकरण हम लोग देखेंगे। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के उपकरण। तो राजकोषीय नीति के उपकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या चीजें समझते हैं। पहला है टैक्सेशन। क्या है? करारोपण, टैक्सेशन, करारोपण। दूसरा इसका अस्त्र या उपकरण कह सकते हैं उधार, उधार या सार्वजनिक ऋण, ये भी है। और तीसरा देखा जाए तो मुद्रा का निर्गमन है, मुद्रा का निर्गमन। कहने का मतलब यह है कि राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से उपकरण है या अस्त्र है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है टैक्सेशन, करारोपण। सरकार क्या टैक्स लगाकर राजकोषीय नीति को पूरा करती है। दूसरा क्या कि टैक्स से काम नहीं चले तो उधार लेती है, अंतर्राष्ट्रीय उधार भी ली जाती है, आरबीआई से उधार लिए जाते हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण है कि जब ये भी काम न करे तो आरबीआई से मुद्रा या नोट छपवा लेती है। बैंकिंग में हम देखेंगे कि कैसे नोट छपाया जाता है, लेकिन अभी आपको खाली ये जान लेना है कि राजकोषीय नीति के उपकरण क्या क्या है। चलिए अब बात कर लो राजकोषीय नीति के अंग क्या है। सबसे महत्वपूर्ण यही आपको समझना है कि राजकोषीय नीति के अंग क्या है। तो अंग की अगर हम बात करें राजकोषीय नीति के, तो इसमें 4 अंगों को हम लोग को देखना है। 4 अंग हैं। एक है आपका राजस्व प्राप्ति, दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्ति। क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। इसके बाद है राजस्व व्यय। क्या है? राजस्व व्यय। और इसके बाद है आपका पूंजीगत व्यय। क्या हो गया? पूंजीगत व्यय। तो ये 4 तरह के आपके अंग हैं, इन्हीं को आपको समझना है। इन्हीं को समझ गए तो एक तरह से बजट बनाना सीख जाएंगे और राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य उसको भी समझ पाएंगे। तो चलिए एक एक हम अंगों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं राजस्व प्राप्ति क्या है। सबसे पहले राजस्व प्राप्ति पे चर्चा करें। तो राजस्व प्राप्ति की अगर बात किया जाए तो सरकार के ऐसे आमदनी या आय, सरकार के ऐसे आय जिसे प्राप्त करने के लिए उसे न तो किसी प्रकार के एसेट्स का नुकसान करना पड़े और न ही उसकी लायबिलिटी या देयताएं में भी कोई बढ़ोतरी हो। यानी सरकार के ऐसे आय जिससे सरकार की जो परिसंपत्तियों को कोई नुकसान ना हो और न ही उसकी उत्तरदायित्व में कोई वृद्धि हो। तो ऐसे ही आय को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कर राजस्व। क्या होता है? कर राजस्व। कर राजस्व होता है। दूसरा होता है गैर कर राजस्व। क्या होता है? गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व का मतलब समझते हैं? जो टैक्सेज होते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है, जैसे आयकर, निगम कर, जीएसटी। तो आयकर, निगम कर, जीएसटी से जो आय होती है ना, तो उसी को कर राजस्व कहा जाता है। और गैर कर राजस्व की बात करें तो इसमें कई तरह के हैं, जैसे शुल्क। नाम सुना होगा आप लोग, शुल्क। तो शुल्क क्या होता है और कर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है? शुल्क का मतलब होता है कि उसके बदले सेवा देनी पड़ती है, जबकि कर में ऐसी बात नहीं होती। कर एक तरफा होता है,
आपको देना ही देना होता है। यानी कर एक तरह से देखा जाए तो देश की संप्रभुता का प्रतीक है। लेकिन जो शुल्क होता है इस सेवा का प्रतीक है। जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता है और उस शुल्क के बदले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाता है। तो इसी तरह जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री है, ये सब क्या एक तरह से शुल्क की श्रेणी में आते हैं। तो सब किसमें शामिल होगा? गैर कर राजस्व में। ठीक है, एक शुल्क हो गया। दूसरा होता है एस्टीट्स। एस्टीट्स ये क्या है? एस्टीट्स तो सरकार के आसपास जो तमाम बेनामी संपत्तियां होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता है, तो ऐसी संपत्ति सरकार के ही हो जाती है। तो इनसे जो आय होती है बेनामी संपत्तियों से, उसी को एस्टेट्स कहा जाता है। ये भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। तीसरा है जो ब्याज आता है। जैसे सरकार कहीं पे उधार दिया है तो उस उधार के बदले जो ब्याज आता है वो भी किसमें शामिल होता है? गैर कर राजस्व में शामिल होता है। इसी तरह जो पीएम केयर फंड्स होता है, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा आता है वो भी किसमें होता है? गैर कर राजस्व में। इसी तरह जुर्माना जो होता है, विभिन्न प्रकार की सरकार वित्तीय जुर्माना लगाती है, वो भी इसी में आता है। इसी तरह जो सरकार के लाभ होती, कंपनियों के लाभ एवं लाभांश, ये सब भी किसमें शामिल होते हैं? ये सब भी गैर कर राजस्व में शामिल होते हैं। तो ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत दो चीजें होंगी, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। क्लियर हो गया? कर राजस्व का मतलब क्या है? जैसे आयकर हुआ, ठीक है ना, निगम कर हुआ, ठीक है ना, जीएसटी हुआ, ये सब किसमें आएंगे? कर राजस्व में। बाकी शुल्क है, एस्टीट्स है, ब्याज है, जुर्माना है, पीएम केयर फंड से, ये सभी आपको गैर कर राजस्व में आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही राजस्व प्राप्ति बनता है। क्लियर? तो राजस्व प्राप्ति आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो अंग है वह है पूंजीगत प्राप्ति। क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। आइए इसको समझते हैं। पूंजीगत प्राप्ति क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब यह है कि सरकार की ऐसी आय जिसे प्राप्त करने के लिए या तो एसेट्स में कुछ न कुछ क्या हो, कमी लानी पड़े, या जो लायबिलिटीज हैं उसमें कोई बढ़ोतरी हो। इसको सामान्य भाषा में समझिए। ये एसेट्स और लायबिलिटी इसलिए बताया कि इसी पर इकोनॉमिक में डिफिनीशन बताए जाते हैं। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्तियां, हम अपनी स्वाभाविक भाषा में कह सकते हैं संपत्ति या पूंजी। और लायबिलिटीज का मतलब जो होता है उधार है या देयताएं इसको कहा जाता है। तो अगर सरकार ऐसे पैसे कमाए कि संपत्ति कुछ बेचना पड़े या उधारी ले, उधार लेकर पैसा बनाए, तो इसी को हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है ना? तो सरकार की ऐसी आय जिससे या तो परिसंपत्तियों का नुकसान होता हो या देयताओं में वृद्धि होती हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। जैसे विनिवेश से होने वाली आय। तो विनिवेश का मतलब यही होता है कि जब सरकार अपनी लाभदायक कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी को बेच देती है तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी को विनिवेश करते हैं। तो संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा ना। इसी में क्या शामिल किया जाए? जितने भी सरकार को उधार मिलते हैं, तो सरकार के जो उधार या ऋण है वो क्या है? इसी में शामिल होता है। तो उधार या ऋण क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति में शामिल होता है। इसी तरह देखा जाए तो जो सरकार उधार दी होती है वो जो उधार मिलता है वो भी इसी में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो विनिवेश और जो सार्वजनिक ऋण होता है, सार्वजनिक ऋण, उसी को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। क्लियर हो गया आप? तो पूंजीगत प्राप्ति तक
अब हम लाएंगे, देखेंगे राजस्व व्यय क्या है। तीसरा यूनिट राजस्व व्यय क्या है। राजस्व व्यय समझिए, तो सरकार के ऐसे खर्च जिससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, कोई परिसंपत्ति बनेगी नहीं, कोई परिसंपत्ति बनेगी नहीं, कोई निर्माण नहीं होगा, और न ही उनकी जो देयताएं हैं उसी में कोई कमी आती है। तो खर्च तो हो रहा है लेकिन न पूंजी बन रही है, न उधारी कम हो रही है। तो सरकार की ऐसी आय, सरकार की ऐसी व्यय जिससे न तो किसी तरह के पूंजी का निर्माण हो, न देयताओं में कमी आए, तो इसी को हम कहते हैं राजस्व व्यय। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर एक ट्रिक हमने बनाया है, संबर आता है। क्या आता है? संबर। इसको समझिए क्या है। यस से मतलब सब्सिडी, क्या आता है? सब्सिडी। ए से मतलब अनुदान, यम से मतलब मिड डे मील पे जो खर्चा होता है, जिसको आजकल पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, ये हो गया। यहां है ब्याज अदायगी, सबसे महत्वपूर्ण। बी से क्या है? ब्याज अदायगी। इसी बी से एक चीज और समझ लेना है, वेतन। और आर से समझ लेना कि रक्षा व्यय। ये मीन होते हैं, बाकी और भी छोटे मोटे चीजें होती है, लेकिन आपको इतना ही जानना है। तो राजस्व व्यय में सब्सिडी जानते हैं, किसानों को दिया जाता है, तमाम एलपीजी गैस पे सब्सिडी। तो इस पे जो खर्च होता है उससे कहाँ कुछ लाभ होने वाला है। अनुदान, जब दूसरे देशों को हम लोग अनुदान देते हैं, जब कोई आपदा आ जाता है, तो ऐसे अनुदान पे जो खर्च जाता है, मिड डे मील पे जो खर्च जाता है, जो कभी पैसा आपने लिया है उसका ब्याज चुकाने में जो पैसा खर्च होता है, बजट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी पे पैसा खर्च हो जाता है। ठीक देखेंगे तो रक्षा व्यय जो खर्च हुआ, तो ऐसे खर्चों को हम लोग राजस्व व्यय कहेंगे। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो अंग है उसमें कौन कौन से मद शामिल है, बस यही याद रखना है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट है आपका पूंजीगत व्यय। ये क्या है? पूंजीगत व्यय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय का तात्पर्य यही है कि सरकार के ऐसे खर्च जिससे एसेट्स का क्या होगा? निर्माण होगा, या तो लायबिलिटीज में कोई ना कोई कमी आएगी। तो ऐसे खर्चों को पूंजीगत व्यय या खर्च कर, यानी सरकार के ऐसी आय जिससे एसेट्स में क्या हो? बढ़ोतरी होगी, और लायबिलिटी या देयताएं में क्या होगी? देयताएं या तो क्या आएगी? कमी आएगी। तो उसी को पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे सरकार कोई अगर रेलवे का निर्माण कर रही है, पुल बना रही है, कोई बांध बना रही है, कोई हॉस्पिटल बनवा रहा, तो उसमें पूंजी का तो निर्माण होगा ही ना भाई, एसेट तो बढ़ेगा ही। और इस सब के निर्माण से जो आमदनी होगी उससे कुछ उधारी भी तो कम होगी ना। तो इस तरह से ऐसी तमाम व्यय जो सरकार रेलवे के निर्माण पर, मेट्रो के निर्माण पर, कोई निर्माण कार्यों पे खर्च करती है, मशीन लगाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो ऐसे व्यय को हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्लियर है? 2017 और 18 के बजट में ध्यान रखना है, बजट में जो इससे पहले, जो बजट से पहले ये जो व्यय होते थे उनको दो नामों से जाना जाता है। पूंजीगत व्यय को कहा जाता था 2017-18 से पहले, क्या कहा जाता था? योजनागत व्यय कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? योजनागत व्यय कहा जाता था 2017-18 से पहले। और जो राजस्व व्यय था, राजस्व व्यय, उसे गैर योजनागत व्यय कहा जाता था। गैर योजनागत व्यय कहा जाता था। लेकिन 2017-18 के बाद ये जो नाम है बदल कर दिया गया है, राजस्व व्यय और योजनागत व्यय का नाम
बदल के कर दिया गया है पूंजीगत व्यय। तो कहीं पर योजनागत व्यय लिखा रहे तो आप समझेंगे क्या कि वो पूंजीगत व्यय है, और कहीं पर गैर योजनागत व्यय लिखा रहे तो उसे आप समझिएगा कि क्या है, राजस्व व्यय। ठीक है, तो आपने देखा कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, तो आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बजट के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अब आपको डेली क्लासेज मिलती रहेंगी। जो क्लासेज ऑफलाइन में चलती है उसी का आपको यहाँ पे ऑनलाइन में उपलब्ध होता रहेगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।